और आज हमारे साथ अर्नब पंड्या साहब जुड़ चुके हैं। अर्नब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। सर, जाहिर सी बात है, बहुत सी अहम बातें हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। न सिर्फ हम इस स्कीम के बारे में बात करेंगे बल्कि और भी विकल्पों पे भी हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे। लेकिन ज़रा बताइए, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या? क्या इसके फायदे हैं और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम है, यानी कि जिसे हम स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं। ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जैसे अपना ये नाम दर्शाता है। तो इसकी उपलब्धि आपको पोस्ट ऑफिस में होती है और कई बैंकों में मिलती। तो एज अ सीनियर सिटीजन आप इसका अकाउंट जो है वो या तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या स्पेसिफिक बैंक्स जिसमें सभी बड़ी बैंक के शामिल हैं, वहां पर जाके आप खोल सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की जब आप बात करते हो तब मेन चीज ये है कि जो भी व्यक्ति की उम्र 60 साल की हो गई है वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अबव 60 है तो वो तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गया, लेकिन उसमें एक और प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने ऑलरेडी 55 इयर्स ऑफ एज क्रॉस किया और फिर उनकी रिटायरमेंट होती है, सुपर एन्युएशन होता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, तो भी उनको एक मौका दिया जाता है कि पैसा मिलने के 6 महीने में वो इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई तो आपको 60 साल की उम्र तक उस इंतजार करना पड़ेगा इस स्कीम में निवेश करने से पहले। तो एज एन इन्वेस्टर आप समझ लीजिए कि एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और जैसे कि आप अलग अलग वैसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स या स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, यानी कि पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि, उसी का एक इस ये भाग है। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन इसमें निवेश कर सकते हैं। आपने बहुत बेहतर तरीके से इस पे रोशनी डाली, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब भी बचत की बात आती है या किसी स्कीम में पैसे डालने की बात आती है, तो व्यक्ति के मन में पहला जो एक कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाती है तुलना, कंपैरिजन। वो अलग-अलग स्कीम से इसकी तुलना करने लगता है। ऐसे में आपकी क्या सलाह होगी? किस तरह के लोगों को इसमें निवेशित रहना चाहिए? और कोई लोग अगर ट्रेडिशनल सेविंग से अलग सीनियर सिटीजन्स अगर अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं, तो फिर उनके लिए क्या सुझाव होगा? देखिए, एज अ सीनियर सिटीजन आपके सामने दो समस्या है। पहली एक कि मैं एक रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकूं, और दूसरी ये कि मेरा जो कैपिटल है वो सुरक्षित कैसे रहे। तो ये दो मेन टेंशन होती है सीनियर सिटीजन के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो सीनियर सिटीजन स्कीम है वो स्पेसिफिकली इसके लिए बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो ब्याज का पेमेंट होता है वो हर क्वार्टरली होता है, यानी कि आपको हर क्वार्टरली पे आउट मिलेगा। ये एक पहली समस्या को सॉल्व करता है, जो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो यहाँ पर आपको हर 3 महीने एक रेगुलर पे आउट मिलेगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है तो यहाँ पर डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, तो उसमें आप चैन से निवेश कर सकते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है। अब आया तीसरा कैलकुलेशन, वो ये है कि क्या मैं इसमें निवेश करूं या ना करूं। पहली बात ये कि ये स्कीम की एक लिमिट है, वो पहले लास्ट मार्च तक 15 लाख थी, अब बढ़ा के 30 लाख कर दी गई। यानी कि अगर आप 30 लाख यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपको इसमें से जो रेगुलर पे आउट है वो मिलेगा। अब एज अ सीनियर सिटीजन जिस व्यक्ति को इस प्रकार का रेगुलर पे आउट चाहिए उसको तुलना ये करनी चाहिए कि क्या मुझे दूसरे विकल्प है जहां पर इससे अच्छा रिटर्न मिल सकेगा। तो अगर आप देखें तो आज की तारीख में इस स्कीम में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका रिटर्न 8.2% वो एक काफी बड़ा रिटर्न है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट भी देखी तो वो आपको इतने हाई रेट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरी
इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाए। उसमें आपके पास एक चॉइस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, वो एक ले देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है, वहां पर आप जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप डेट म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। तो ये सभी की तुलना में अगर आप इसका रिटर्न देखें तो वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको, उनके पास देखिए एक बड़ा कॉर्पस अगर है तो उसमें से एक भाग यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर लिमिट रिस्ट्रिक्टेड है 30 लाख तक। चांसेस ये है कि बहुत सारे लोग ये पूरी की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर देंगे और फिर भी उनके पास पैसा बचेगा जो वो दूसरे एरियाज में निवेश कर सकते है। तो ये एक बहुत बेहतर जो है वो नज़रिया आपके सामने अर्नव जी ने रखा। अर्नव जी, सीधा जो जैसे मैंने तुलना की बात की, तो आजकल जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड से पहले तुलना होगी, फिर जो सीनियर सिटीजन की बाकी स्कीम्स हैं उनसे भी तुलना होगी, और इन सब के बीच ये होता है कि क्या जिस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, उसमें क्या आपको परंपरागत चीज़ों के अलावा जो ये नई नई निवेश की तरीके हैं उन पर फोकस करना चाहिए? देखिए, जो नए-नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसका आपको नेचर देखना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड का सेक्टर डेवलप हो चुका है, तो आपके पास जो चाहिए उस प्रकार का फंड आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि एज़ अ सीनियर सिटीज़न आपको रिस्क कम लेना है, आप डेट म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके पास 16 अलग प्रकार के कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें, तो उसमें जो रिटर्न है वो किस प्रकार से आता है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो ऑब्वियसली एक स्कोप है कि शायद आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है और इसमें वॉलेटिलिटी भी है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, सीनियर सिटीजन ही नहीं, यंगस्टर भी हो जो डेट में निवेश करना चाहता है, तो उनको सिर्फ एक और एक इंस्ट्रूमेंट लेने की जो भूल है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको अपना पैसा अनेक इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए, ताकि अलग-अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट भी आप ले सकें और अपना रिस्क भी आप उस प्रकार से डाइवर्सिफाई कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आज भारत में आपके पास एक नया ऑप्शन है इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो जिसे हम रीट कहते हैं। अब रीट क्या करता है? रीट कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करता है, उसमें से जो इनकम आती है रेंटल इनकम, वो आपको डिविडेंड के तौर पे देता है। तो ये एक नया प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में काफी फेमस है, काफी सीनियर सिटीजन्स दुनिया भर में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक यील्ड स्टेडी रहता है और पे आउट भी स्टेडी रहता है। तो इसीलिए ये एक ऑप्शन आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक नया ऑप्शन है तो आप उसको शामिल करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा कि वो आपके पोर्टफोलियो में किस तरह से फिट होता है, किस प्रकार का रिस्क आता है उसके साथ, और क्या उसे आप पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर दे सकते लेकिन इसके साथ ही जो लोग सीनियर सिटीजन की होने की दहलीज पे हैं, या हम एक तरह से अगर एक मैच्योरिटी कह लें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं आज यूथ भी जो है वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, या अपने इमरजेंसी फंड की प्लानिंग हो, या अपने किसी भी अचानक आने वाले खर्चे की प्लानिंग हो, या अपनी लग्जरी की भी जो खर्च की प्लानिंग है, वो उसके बारे में बड़ा बड़ा जागरूक हो गया है, बड़ा अवेयर हो गया है। तो आपके नज़रिए से आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है कि कब हमें इस तरह की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अगर इसमें देर भी हो जाती है तो भी एक लिमिट कौन सी उम्र की तय होनी चाहिए कि यहां से तो आपको प्लानिंग अगर आपकी छूट रही है तो आपसे देरी हो रही है? देखिए, आप जितना जल्दी शुरू करते हैं फॉर रिटायरमेंट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपने 20s में रिटायरमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया, तो उस समय अगर आपने 10-15% भी अपने इनकम की रकम बचाकर निवेश कर दी, तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। अब आप 30s या 40s में जाएँगे, तो फिर तब तक अगर आपने शुरू नहीं किया है, तो फिर आपको 10-15 की जगह 20% अपनी सैलरी को बचत करनी पड़ेगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके पास समय कम होता है।
तो देखिए, रिटायरमेंट में 2 पहलू होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज़, जहाँ पर आप निवेश करके एक कॉर्पस बनाते हैं और वो कॉर्पस फिर आपको अपनी पूरी रिटायर्ड लाइफ के लिए चलना चाहिए। और दूसरा फेज़ आता है, एक बार आप रिटायर हो जाते हैं, कॉर्पस हो जाता है आपके पास, तो उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, तो उस कॉर्पस में से आपको एक रेगुलर इनकम करनी होती है और ये भी ध्यान रखना होता है कि ये कॉर्पस खत्म ना हो जाए। तो उसमें से आप बहुत पैसा ना निकालें, ताकि ये कॉर्पस आपके लिए इनकम जनरेट करता है। तो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो ये एक 5 ईयर का प्रोडक्ट है। तो जब आपने निवेश कर दिया, तो 5 साल के लिए निवेश के समय जो आपको रेट मिलता है, वो एक आपने लॉक इन कर दिया। फिर 5 साल खत्म होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि क्या आपको 3 साल और इसे एक्सटेंड करना है। तो यानी कि ये स्कीम आपके लिए 8 साल तक चल सकती है और ये एक श्योरिटी भी ला सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव फेज़ में आते हैं, तब आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि कितनी रकम आप कहाँ से रेगुलरली निकालेंगे, कितनी रकम आप निवेश करके उसे ग्रो करने देंगे, ताकि आपका ओवरऑल कॉर्पस बना रहे। ठीक है, तो ये बहुत अहम पहलू है जिसके बारे में अर्नब सर ने आपको बताया और इस पूरी चर्चा में वो सारी जिज्ञासाएँ, वो सारी शंकाएँ जो आम तौर पर किसी भी स्कीम को लेकर और ख़ास तौर पे इस तरह की स्पेसिफ़िक स्कीम को लेकर लोगों के मन में होती है, वो हमने रखी आपके सामने। अर्नब सर, एक चीज़ और है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें बेनिफिट्स पता है, हमने सारी चीज़ें देख लीं, लेकिन वो बेनिफिट्स हम तक मिलेंगे कैसे? वो पहुँचेंगे कैसे? उसका एग्ज़ीक्यूशन कैसे होगा? इसके बारे में लोग कई बार मालूमात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह आपकी होगी किसी भी स्कीम में जब आप निवेश करें, ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न स्कीम जहाँ पर आपको कहीं न कहीं वो ज़रूरत है इसलिए आप उसमें निवेश के लिए बढ़ रहे हैं, तो किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? देखिए, जब भी आप कोई भी इस प्रकार का निवेश करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कम्फर्ट लेवल होना चाहिए, जहाँ पर आप पैसा डालते हैं और आप समझ हो आपके पास कि पैसा आपको रिटर्न किस प्रकार से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम का ही मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप अपने बैंक का जो ब्रांच है, वहाँ पर जाके ये स्कीम खोल सकते हैं। तो आपको पता है कि अपने ब्रांच में ही आप ये स्कीम खोलेंगे, तो यहाँ पर अकाउंट है। उससे आपका सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड है। तो यानी कि आपको ये भी पता है कि हर क्वार्टर जब इंटरेस्ट आएगा, तब ये मेरे सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो कन्वीनियंस है, उससे आपको इसे मॉनिटर करना आसान हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि मेरा पैसा कहाँ पर है, किस प्रकार से ये निवेशित है और किस प्रकार से ये कमा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं, तो एग्ज़ीक्यूशन में कन्वीनियंस, खास करके सीनियर सिटीज़न के लिए कन्वीनियंस और सेफ्टी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको एज़ अ रिटायर्ड पर्सन पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस समय आपको रिटर्न्स चेज़ नहीं करने, जो आप रिस्क शायद थोड़े यंग एज में ले सकते हैं, वो उस प्रकार का रिस्क आपको वहाँ पर लेना नहीं है। इसीलिए आप अच्छे विकल्प आपके पास है, आपके सामने हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ और अब चूँकि इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं, उनमें बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप लाभ लेना हो, तो डॉक्यूमेंटेशन और आपके पक्के कागज़ात की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ज़रा इस पर रोशनी डालें, किन-किन चीज़ों को आपके पास जो हैं बेहतर तरीके से उनको आपको सँभाल के रखना है और इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें मिसमैच ना हो, उस लिए क्या ध्यान रखना है? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो अभी स्टैंडर्डाइज़ हो गया है, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो तो उसके लिए। तो ये इस एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक अपना पैन नंबर चाहिए, उस एक प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, जिसमें आप आधार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे ही आपका केवाईसी हो चुका है, तो उससे कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए आसान हो जाता है। अब बात आती है कि आपको शायद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बीच-बीच में आपको बोले कि आप अपना केवाईसी वापस करवाइए। ये एक तकलीफ की बात होती है, पर ये तो पूरे सिस्टम में ऐसा सभी को करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर आपको उसमें, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, म्यूचुअल फंड हो
स्मॉल सेविंग्स प्रोडक्ट हो या इवन अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट हो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होती। और आज की तारीख में ये सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में दो और चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मोबाइल फोन नंबर और एक ईमेल आईडी। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट हो, आपको सीधा मैसेज ईमेल और मोबाइल पे आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी नंबर और ईमेल इस कोई भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो, वो अपडेटेड हो, सही हो, ताकि कोई भी जानकारी आपको इमीडिएटली मिल जाए। पहले जो आपके घर में पोस्ट आती थी, वो अब आज नहीं आती। ये सभी कम्युनिकेशन अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो गया है। तो इसीलिए आप घर बैठे आराम से अपने फ़ोन पर भी ये सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं। लेकिन इसमें ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। और तीसरी बात ये कि अपना जो बैंक अकाउंट यहाँ से हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक्ड हो, वो भी अपडेटेड रखिए। कई बार हम क्या करते हैं कि एक बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं, फिर उसमें या तो उसे बंद कर दिया है या कुछ बदलाव हो गया हो, तो उसमें वो डिटेल्स बदली नहीं होती है इन्वेस्टमेंट। तब ये तकलीफ होती है, क्योंकि आप जब भी कोई पे आउट आना हो, तब वो अटक जाता है। तो इसीलिए फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और सही बैंक अकाउंट लिंक है, ये तीनों चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे अर्नब पंड्या साहब, फाउंडर मनी एडू स्कूल से। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर आपका। और चलिए एक और ख़ास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमोल जोशी।